कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। कुछ लोग अपने काम के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि अपना ध्यान भी नहीं रख पाते। आज की कहानी ऐसे ही एक अध्यापक की कहानी है जो अपने छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हर पल नया रंग लेती आज की रूसी कहानी को लिखा है विख्यात साहित्यकार एंटन चेखव ने। प्रस्तुत है उनकी कहानी स्कूल मास्टर की हिंदी प्रस्तुति। फ्योडोर लुकिच सिसोएव साल में एक बार आयोजित होने वाले डिनर के लिए तैयार हो रहे थे। सिसोएव कुलिकिन फैक्ट्री के स्कूल में मास्टर थे। हर साल स्कूल के सालाना इम्तिहान के बाद फैक्ट्री के मैनेजरों का बोर्ड एक रात्रि भोज का आयोजन करता था। इस भोज में प्राथमिक शिक्षा के इंस्पेक्टर, परीक्षा आयोजित करने वाले सभी कर्मचारी, फैक्ट्री के सभी प्रबंधक और फोरमैन शामिल होते थे। ये बात ठीक है कि यह डिनर औपचारिक किस्म का सरकारी भोज जैसा ही होता था, लेकिन वहां के माहौल में त्योहार जैसी मस्ती भरी होती थी। सभी मेहमान इस डिनर में काफी देर तक अपना पद और कद भूलकर आनंद लेते थे। जब तक उनके पेट पूरी तरह से भर नहीं जाते थे तब तक वो वहां बैठते थे और दोस्तों की तरह पीते पिलाते थे। जोर जोर से चिल्लाकर वो तब तक बातें करते जब तक उनका गला न बैठ जाता। फैक्ट्री के रिहायशी इलाकों के बीच से वो गाते हुए गुजरते और आसमान सिर पर उठा लेते थे। सिसोएव को फैक्ट्री के इस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 13 साल हो गए थे और हर साल वो इस डिनर में भाग लेते थे। ये उनका 14वां डिनर था। डिनर में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे और चाहते थे कि प्रसन्न दिखें, ठीक ठाक नजर आएं। उनको अपने काले सूट पर ब्रश फेरते फेरते पूरा 1 घंटा हो गया था। इतना ही समय उन्हें एक फैशनेबल कमीज पहनकर शीशे में खुद को देखते हुए भी हो गया था। उनके कफलिंक आस्तीन में बने बटन के काज में नहीं आ रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। ऐसे समय में उनकी पत्नी को उनकी शिकायतों, धमकियों और आलोचना को सहना पड़ता था। बेचारी पत्नी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए उनके चारों तरफ मंडराती रही। वो भी बड़बड़ाते बड़बड़ाते आखिरकार थक कर चुप हो गए। जब उनके पॉलिश किए हुए बूट पहनने के लिए लाए गए तब तक उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो जूतों को खींचकर अपने पैरों पर चढ़ा सकें। वो बिस्तर पर लेट गए और उन्हें कुछ पीने की जरूरत महसूस हुई। उनकी पत्नी ने कहा, तुम कितने कमजोर हो गए हो, अगर ठीक समझो तो डिनर में मत जाओ। डिनर में जाने के लिए तैयार होते हुए स्कूल मास्टर सिसोएव अपनी पत्नी की बात काटकर गुस्से से बोले, प्लीज मुझे कोई सलाह मत दो। वो बहुत गुस्से में थे और उसका एक कारण हाल ही में खत्म हुए इम्तिहान थे। इम्तिहान बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हुए थे। सीनियर छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उन सभी को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी मिला था। फैक्ट्री के प्रबंधक और सरकारी अधिकारी भी छात्रों के उम्दा प्रदर्शन से खुश थे। लेकिन स्कूल मास्टर सिसोएव के लिए ये काफी नहीं था। उनको इस बात का बहुत गुस्सा था कि बापकिन नाम के लड़के ने श्रुतिलेख में 3 गलतियां की थीं। उसने आज तक कभी एक भी गलती नहीं की थी। एक दूसरा लड़का सर्जिएव इतना उतावला हो गया कि उसने 17 गुणा 13 का जवाब भी सही नहीं दिया। नौजवान और कम अनुभव वाले स्कूल इंस्पेक्टर ने श्रुतिलेख के लिए कठिन गद्यांश को चुना था। पड़ोस के स्कूल के मास्टर ल्यापनोव को इंस्पेक्टर ने डिक्टेशन का गद्य पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन उसने अच्छे मित्र की तरह व्यवहार नहीं किया। डिक्टेशन देते समय उसने कई शब्दों को पूरा पढ़ा ही नहीं और दूसरे कई शब्दों का उच्चारण भी ढंग से नहीं किया। किसी तरह पत्नी की सहायता से अपने जूते पहनकर स्कूल मास्टर ने एक बार फिर से अपने शीशे में निहारा और अपनी छड़ी उठाकर डिनर में भाग लेने चल पड़े। फैक्ट्री के बड़े मैनेजर के घर पर ही डिनर का आयोजन किया गया था। वहां पहुंचने से पहले ही एक गड़बड़ी हो गई। उन्हें खांसी का बहुत तेज दौरा पड़ गया। यह दौरा इतना तेज था कि उनकी टोपी उनके सिर से उड़ गई और छड़ी हाथ से छूटकर सड़क पर गिर पड़ी। इन आवाजों को सुनकर जब स्कूल इंस्पेक्टर और दूसरे अध्यापक बाहर निकलकर आए तो उन्होंने देखा कि सिसोएव सबसे नीचे वाली सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। वो पसीने से नहाए हुए थे। स्कूल इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा, फ्योडोर लुकिच, आपको नहीं आना चाहिए था। स्कूल मास्टर ने कहा, क्यों, मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था? इंस्पेक्टर ने कहा,
अरे भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर पर आराम करना चाहिए था। स्कूल मास्टर चिढ़ते हुए बोले, देखिए, मेरी तबीयत आज भी वैसी है जैसी कल थी। अब अगर मेरी उपस्थिति किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो मैं वापस घर चला जाता हूं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, फियोडोर लुकिच, आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। आइए आइए, अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। देखिए, आज का कार्यक्रम आपके लिए ही रखा गया है, हमारे लिए थोड़ी है ये डिनर। आपको देख के हम सब बहुत खुश हैं, वाकई बहुत खुश हैं। अंदर डिनर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बहुत बड़े से डाइनिंग रूम में सुंदर जर्मन कलाकृतियां टंगी हुई थीं और जिरेनियम और वार्निश की मिली जुली गंध कमरे से आ रही थी। 2 बड़ी मेज कमरे में लगी थी, एक तो खाना खाने के लिए थी और दूसरी मेज पर स्नैक्स रखे हुए थे। कमरे में लगे पर्दों से मध्यम सी रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। कमरे की हल्की सी रोशनी, पर्दों पर बने स्विस दृश्य, जिरेनियम की खुशबू और प्लेट में पतले पतले काट कर रखे गए सॉसेजेस घर के मालिक की सुरुचि का बखान कर रहे थे। यह घर दोस्ताना व्यवहार वाले एक जर्मन का था। पनीली आंखों और छोटी सी तोंद वाले इस जर्मन का नाम एडोल्फ आंद्रेच ब्रूनी था। वो छोटी सी मेज के चारों तरफ इस तरह से दौड़ धूप कर रहा था कि जैसे कहीं आग लग गई हो। वो वाइन के गिलास भर रहा था, प्लेट्स में खाने का सामान डाल रहा था। मेहमानों के मनोरंजन, आराम और खाने पीने का वो विशेष ध्यान रखे हुए था। वो मेहमानों के कंधे थपथपा रहा था, उन्हें दोस्ताना नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था और हंसते हुए अपने हाथ आपस में रगड़ रहा था। स्कूल मास्टर सिसोएव को देखते ही वो उत्साह से बोला, अरे, मैं किसे देख रहा हूं? फियोडोर लुकिच सिसोएव, आपको देख के आनंद आ गया। भाई मान गए, अपनी बीमारी के बावजूद आप आ गए। सज्जनों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, फियोडोर लुकिच पधार गए हैं। स्कूल के अध्यापक स्नैक्स वाली मेज के चारों तरफ पहले से ही जमा हो गए थे और कुछ कुछ खा रहे थे। सिसोएव को गुस्सा आ गया। उनके साथियों को इतना भी सब्र नहीं कि उनका इंतजार कर लेते। सबके सबने उनके आने से पहले ही खाना पीना शुरू कर दिया। इन अध्यापकों के बीच ही उन्होंने ल्यापनोव को देखा। ये वही अध्यापक था जिसने परीक्षा में डिक्टेशन दिया था। वो उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, तुमने दोस्तों जैसा व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सभी लोग कहीं इस तरह से डिक्टेशन देते हैं जैसे तुमने दिया। ल्यापनोव को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो बोला, हे भगवान, आप अभी तक वही राग अलापे जा रहे हैं। आप उस बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होते? स्कूल मास्टर सिसोएव ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही बात दोहरा रहा हूं। मेरा शिष्य बाबकिन कभी कोई गलती नहीं करता। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने इस तरह से डिक्टेशन क्यों दिया। तुम चाहते थे कि मेरे स्कूल का नाम न हो ताकि तुम्हारा स्कूल कुछ तो आगे बढ़ सके। मुझे इस बारे में सब पता है। ल्यापनोव इतना सुनकर भड़क गया और बोला, आप क्यों मेरे साथ झगड़ा करने पर उतारू हैं? बार बार एक ही बात को दोहराते हुए मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तभी स्कूल इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और दुखी सा चेहरा बनाते हुए बोला, अरे मित्रों, क्यों छोटी सी बात को इतना तूल दे रहे हो? 3 गलतियां हुई या एक भी नहीं हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्कूल मास्टर गंभीरता से बोले, फर्क पड़ता है। बाबकिन ने कभी कोई गलती नहीं की है। अब तक ल्यापनोव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। गुस्से में बोला, ये इस बात को छोड़ेंगे नहीं। ये इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि इनकी तबीयत खराब है और इसलिए लोग इनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए इनकी बात मान लें। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बीमार हैं। चिल्लाने की बारी अब सिसोएव की थी और जोर से बोले, मेरी बीमारी की बात छोड़ो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सब इस बात को दोहराते रहते हो, बीमारी बीमारी बीमारी, जैसे तुम्हारी सहानुभूति के बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। वैसे तुम्हें यह इल्हाम कहाँ से हो गया कि मैं बीमार हूँ? मैं परीक्षा से पहले बीमार था, ये बात सच है, लेकिन मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ। अब केवल थोड़ी कमजोरी बची है और कुछ नहीं। धार्मिक शिक्षा के जवान अध्यापक फादर निकोलाई ने कहा,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आपको तो अब मज़े से रहना चाहिए, लेकिन आप बार बार चिड़चिड़ा जाते हैं। उसकी बात काटते हुए सिसोएव ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात सीधे सीधे कहनी चाहिए। आप हमेशा पहेलियों की तरह बात करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर स्कूल मास्टर को शांत किया और उन्हें खाने की मेज पर बैठने के लिए मना लिया। काफी देर तक तो वो यही सोचते रहे कि क्या पिया जाए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने हरे रंग की एक ड्रिंक वाइन के गिलास में भरी और पीने लगे। उन्होंने अंडे और प्याज की बनी हुई कचौरी जैसा कुछ खाने के लिए भी लिया, पर उन्हें लगा कि इसमें नमक कम है। जब उस पर नमक छिड़क कर उन्होंने खाया तो उन्हें वो बहुत नमकीन लगा। उन्होंने उसे एक तरफ रख दिया। खाना खाते समय सिसोएव स्कूल इंस्पेक्टर और ब्रूनी के बीच बैठे हुए थे। डिनर शुरू होने के कुछ ही देर बाद परंपरा के अनुसार इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू किया। मैं समझता हूं कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं स्कूल वार्डन का धन्यवाद अदा करूं। मैं डैनियल पेट्रोविच और वो दूसरा नाम इवान पेट्रोविच कुलिकिन का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने स्कूल के खर्चे में किसी भी तरह की कटौती नहीं होने दी। पहला जाम हम उनके स्वास्थ्य के नाम। तभी ब्रूने ने इंस्पेक्टर की बात काटते हुए कहा, मैं स्कूल इंस्पेक्टर पावेल नादारोव का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, उनके नाम पर भी एक जाम आज हमें पीना चाहिए। कुर्सियों के पीछे खिसकने की आवाज आई, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं और गिलास के टकराने से टनटनाहट की ध्वनि पूरे कमरे में फैल गई। तीसरा जाम हमेशा सिसोएव के नाम का ही होता था। सिसोएव अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने बोलना शुरू किया। अपना गला साफ करते हुए उन्होंने सबसे पहले हमेशा की तरह कहा कि उन्हें भाषण देना नहीं आता और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि स्कूल में 14 साल के उनके कार्यकाल में उनके खिलाफ कई षड्यंत्र किए गए, उनके ऊपर आक्रमण किए गए और अधिकारियों को उनके विरुद्ध कई रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने कहा कि वो इन सब लोगों को पहचानते हैं पर किसी का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के बावजूद कुलिकिन स्कूल इस प्रांत के स्कूलों में सबसे अच्छा स्कूल है। स्कूल मास्टर सिसोएव कह रहे थे, यहाँ जितने भी स्कूल मास्टर बैठे हैं सबको 200-300 रूबल मिलते हैं। मैं ही ऐसा मास्टर हूँ जिसे 500 रूबल की तनख्वाह मिलती है। मेरे घर की मरम्मत और देख रेख का काम भी कंपनी ही करती है। इसी साल नए वॉलपेपर भी मेरे घर में कंपनी ने लगवाए हैं। इसके बाद सिसोएव ने बताया कि उनके स्कूल के छात्रों को पढ़ाई लिखाई की जो सामग्री मिलती है वो दूसरे स्कूलों से कहीं अधिक है। इसके लिए उन्होंने मूल रूप से जर्मन लेकिन हृदय से रूसी एडोल्फ ब्रूनी का आभार व्यक्त किया। सिसोएव अटक अटक कर बोल रहे थे। उनका भाषण बहुत ही बोझिल हो गया था। उन्होंने कई बार अपने दुश्मनों का जिक्र किया, नाम तो नहीं लिया लेकिन उनकी तरफ इशारा किया। वो खांस रहे थे, हाँफ रहे थे और उनके पसीने छूट रहे थे। आखिर में अपना भाषण खत्म करते हुए वो कमजोर आवाज में बोले, अब मैं ब्रूनी के स्वास्थ्य के लिए, यानी एडोल्फ आंद्रेइच जो हमारे बीच हैं, मतलब आप जानते ही हैं। उनका भाषण समाप्त होने पर सबने राहत की सांस ली। भाषण के दौरान केवल ब्रूनी ही परेशान नहीं हुआ, उसने अपनी भावुक आंखों को इधर उधर घुमाते हुए सिसोएव से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। ब्रूनी ने कहा, ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे कुछ समझते हैं। बस मुझे यही कहना है कि आपने मेरे बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है। स्कूल केवल आपके ही कारण इतनी प्रगति कर पाया है। मैं किसी भी तरह की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। अगर हम आपको 500 रूपये दे रहे हैं तो केवल इसीलिए कि आप उसके योग्य हैं। सज्जनों, क्या मेरी बात गलत है? एक अच्छा स्कूल फैक्ट्री के लिए तो सम्मान की ही बात है। अब बारी स्कूल इंस्पेक्टर की थी। उसने कहा, आपका स्कूल वास्तव में बढ़िया है। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा स्कूल देखा ही नहीं। मैं परीक्षाओं के दौरान वहां गया हूं। बहुत ही होनहार बच्चे हैं इस स्कूल के। बहुत शानदार जवाब दिए उन्होंने। बच्चे ईमानदार और अनुशासित भी हैं। मुझे पता है सब बच्चे फ्योडोर लुकिच को बहुत प्यार करते हैं। आपका जन्म एक अध्यापक के रूप में ही कार्य करने के लिए हुआ है। आपके अंदर सभी गुण हैं जो अध्यापक में होने चाहिए। आपके पास अनुभव है, अपने काम के प्रति
प्यार है, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपकी मेहनत, आपकी कर्तव्यपरायणता और आपके आत्मविश्वास के क्या कहने। आपके किसी साथी ने ठीक ही कहा है, आप अपने काम में एक कवि की तरह हैं। अचानक डिनर में उपस्थित सभी लोग एक हो गए और सिसोएव की प्रतिभा के गुण गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेरणादायक और उत्साहित करने वाले शब्दों का बांध सा टूट गया। जब आदमी नशे में नहीं होता तब इस तरह के शब्द नहीं बोलता। इन लोगों ने सिसोएव के चेहरे के गुस्से, परेशानी और चिड़चिड़े भाव को भी नकार दिया। सब लोग सिसोएव को बहुत ही आदर सम्मान दे रहे थे। 14 सालों से इस तरह की बातें स्कूल मास्टर लगातार सुन रहे थे और अब इसमें उन्हें कोई आनंद नहीं आता था। ब्रूनी इन सब बातों को सुनकर फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा था। वो ताली बजा रहा था, हंस रहा था और चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द सिसोएव की प्रशंसा में नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा में कहे जा रहे हैं। उसने स्कूल मास्टर की तरफ देखा और अपनी खुशी को बांटना चाहा। आखिर वो अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बोला, सज्जनों, चुप हो जाइए। फैक्ट्री का प्रबंधन फ्योडोर लुकिच सिसोएव की इस सेवाओं के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा, उन्हें भूलेगा नहीं। हमें पता है कि हमें कैसे आभार व्यक्त करना है। कंपनी फ्योडोर लुकिच के परिवार की देखभाल करने की गारंटी लेती है। हमने बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा भी कर दी है। स्कूल मास्टर सिसोएव जर्मन ब्रूनी और उपस्थित लोगों की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके स्थान पर उनके परिवार की मदद करने की बात क्यों कही जा रही है। अचानक उन्होंने देखा कि कमरे में उपस्थित सभी चेहरे, सभी निगाहें उनकी तरफ हैं। उन स्थिर आंखों में उन्हें कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं दिखाई दी। उन आंखों में कुछ और ही था, जो कोमल तो था पर मनहूस लग रहा था। ये एक भयावह सच्चाई जैसा था जिसने उनके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा दी और आत्मा में गहरी मायूसी भर दी। वो अचानक खड़े हो गए और उन्होंने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। वो एकटक किसी बिंदु पर निगाह टिकाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत को आता हुआ देख रहे थे। इसके बाद वो बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद वो शांत हुए, लेकिन पार्टी अब रौनक खो चुकी थी। सब लोग शांत थे। इसी शांति के साथ डिनर समय से बहुत पहले ही समाप्त हो गया। घर पहुंचकर सिसोएव ने सबसे पहले शीशे में खुद को देखा। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी जैसा उन्होंने किया था। अपनी धंसी हुई आंखों और पिच के गालों को देखते हुए वो सोच रहे थे, मेरे चेहरे का रंग कल से तो अच्छा लग रहा है, मुझ में बस खून की कमी हो गई है और कुछ नहीं। पेट में भी लगता है जैसे सर्दी बैठ गई है। अपने को आश्वस्त करते हुए वो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगे। लंबे समय तक उन्होंने अपने काले सूट पर ब्रश किया और सलीके से उस तह करके ड्रॉअर में रख दिया। इसके बाद वो मेज के पास चले गए। मेज पर उनके छात्रों की कॉपियां रखी हुई थीं। बापकिन की कॉपी उठाकर वो कुर्सी पर बैठ गए और उसकी बच्चों जैसी हैंडराइटिंग को गौर से देखने लगे। जब वो बच्चों की कॉपी देख रहे थे, उस समय दूसरे कमरे में उनकी पत्नी के पास बैठा सरकारी डॉक्टर कुछ कह रहा था। वो सिसोएव की पत्नी को समझा रहा था कि जब आदमी के पास जिंदा रहने के लिए केवल एक ही हफ्ते का समय बचा हो, तब उसे रात को डिनर पार्टी में नहीं जाना चाहिए। स्कूल मास्टर। अभी आपने एंटन चेखव की इस रूसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।